आज तक के कुछ एंकर बैठ कर के ऑफ द रिकॉर्ड टाइप बातें करते हैं। उसमें एक ऐश्वर्या है, वो बता रही थी कि हम लोग पटना में थे, एक 5 स्टार होटल में थे। देवेंद्र फडणवीस आए हुए थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो रहा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस होटल में नहीं बैठे रहे, वो गाड़ी लेकर के जिन जिन सभाओं में उनका काम दिया गया था कि आपको वहां जाना है, वो वहां गए। 5 घंटा गए और 5 घंटा वापस लौटे, यानी 10 घंटे तक सड़क पर रहे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, वो चाहते तो ना भी निकल सकते थे, बहाने कर सकते थे, लेकिन अप्रोच देखिए कि वो 5 घंटा गए, 5 घंटा आए और बीच में जनसभाओं को संबोधित किया जहां जहां उनको करना था। ये आज तक की रिपोर्टर बता रही है। दूसरी वो तरफ उसका मैंने कहना सुना। था, वो उनका न्यूज रूम का ऐसा कुछ होता है ना। हाँ जी, हाँ वो जी, मैंने। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव टेक ऑफ ना होने की वजह से 3 दिन 2 दिन किसी भी सभा में नहीं गए और बैठ कर के मोबाइल पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया, अपना काम पूरा कर लिया। उनका कहना यह था कि फडणवीस, नीतीश बाबू और तेजस्वी में जो अंतर है, और उसके समानांतर, फडणवीस साहब के समानांतर नीतीश कुमार भी 300-300 किलोमीटर जाकर के बारिश के बावजूद जनसभाओं में पहुंचे और संबोधित करके आए। अब फर्क देखिए, तेजस्वी से फडणवीस 20 साल बड़े हैं उम्र में, और उनसे नीतीश 20 साल बड़े, 35, 55, 75 ये उम्र है उन तीनों की। तो ये जो अप्रोच है, क्या ये लोग दूसरे दलों के इन मझे हुए राजनेताओं से कुछ सीखने को भी तैयार नहीं है भाऊ? मैं फिर से क्रिकेट का एक आपको पुराना किस्सा सुनाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैं ना बिल्कुल नया पत्रकार था, 50 साल पुरानी बात है, 70s की बात है। हमारा एक दोस्त था जयंत नेने, वो खुद क्रिकेटर था, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता था और हमारे पेपर में क्रिकेट पर लिखता था। तो उसने मैच वगैरह के दरमियान एक किस्सा लिखा था, बहुत बढ़िया किस्सा लिखा था। तो जब ब्रिटिशों की सत्ता आ गई तो हमारे सब जो संस्थानिक थे, राजे थे, वो भी उनकी नकल करने लगे ब्रिटिशों की, तो क्रिकेट खेलने लगे। तो उसमें जो ऐसे राजा लोग क्रिकेट खेलते थे उसकी एक किताब थी, उसने मुझे भी दिखाई थी, मुझे दी थी पढ़ने के लिए। तो उसमें एक राजा था, राजा युवराज वगैरह होगा, जो कोई होगा, लेकिन राजवंश से था। तो उसको भी फास्ट बॉलिंग डालनी थी। अब फास्ट बॉलिंग डालनी है तो आपको बहुत सारा दौड़ कर आना पड़ता है, पूरी बॉडी में वो स्पीड लेकर फिर आपको बॉल डालना है। अब ये तो दौड़ने वाले जमात का नहीं था। तो उसने एक काम किया, अपने एक नौकर को 70 मीटर दूर खड़ा कर दिया और बोला मैं इशारा करूंगा, तू दौड़ते आना स्टंप के पास। और वो नौकर दौड़ कर आता था और ये राजा या युवराज अपनी स्टंप के पास खड़े होते हुए हाथ कप से बॉल फेंक देता था। अगर इसको फास्ट बॉलिंग बोलते हो तो आपको पता चलेगा कि राहुल या तेजस्वी का प्रॉब्लम क्या है। वो फास्ट बॉलिंग डालना चाहते, लेकिन फास्ट बॉलिंग डालने के लिए वो 70-80 मीटर दौड़ना भी नहीं चाहते। किसी नौकर को लगाएंगे, तू दौड़ कर आ जा, मैं खड़ा खड़ा बॉल फेंकूंगा और वो फास्ट बॉल हो जाएगा। तो ये दिमाग का प्रॉब्लम है। या तो आपको किसने जबरदस्ती नहीं की है ना, वो राजा था, उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि भाई तू फास्ट बॉलिंग डालना चाहिए, लेकिन वो अंग्रेज की नकल करनी है तो डिवाइड करता है, नौकर को बोलता है तू दौड़ के आ, मैं बॉल फेंकूंगा। तो वो जितना काम नहीं आता, बिल्कुल वही बात यहां होते हुए हम देख रहे हैं। मुझे मालूम है देवेंद्र की बात जो है, वो जाकर वो करके फिर यहाँ उनका रात को फंक्शन था, वो पूरा करके मुंबई लौटे और मुंबई में भी रात देर रात में एक फंक्शन उन्होंने अटेंड किया था।
तो याद है 500 किलोमीटर कार से जाना, भाषण करना, वापस मुंबई लौटना और प्रोग्राम करना, ये जो उनका लचीलापन है काम करने में, उसका एक 10% भी इनके पास नहीं है। और इनको जीतना है, क्यों? क्योंकि मैं लालू का बेटा हूं, मैं राजीव गांधी का बेटा हूं, तो लोगों को उससे लेना देना नहीं है। लोग काम करने वाले देखते हैं। और मोदी ने अगर बदला है तो वो बदला है। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे काम करता है तो उनके फॉलोअर जो है उनको कम से कम 10-12 घंटे तो काम करना पड़ेगा ही ना। और उनको हराना है तो आपको 19 या 20 घंटे काम करना पड़ेगा। वो तो हम करेंगे नहीं। तो इसकी उसका बहाना दिखाएंगे वोट चोरी हुई है, बराबर तो चलता रहेगा। उसमें कोई मैं बड़ी बात मानता नहीं। नाचन जाने आप आंगन टेढ़ा। भाऊ, आप 20 घंटे की 18 घंटे की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास तो टाइम ही टाइम है। ये तो मछली पकड़ रहे थे एक तालाब में उस समय। अब वो खेल रहे थे ना, मछली पकड़ नहीं रहे थे। वो कई एक जगह मैंने देखा सुना कि वो जो मुकेश सहनी है वो भी उनके साथ थे। उन्होंने एक मछली पकड़ी थी और राहुल के हाथ में दे दी, तो राहुल ने वो भी पानी में छोड़ दी। इसका मतलब क्या था? वो मछली भी पकड़ने नहीं गए थे, दूसरे ने पकड़ी तो ये छोड़ देते थे। यानी आप सोचो कि कोई सीरियसनेस कहीं भी नहीं है, ना पार्टी में है, चुनाव में है, कहीं भी सीरियस नहीं है। बच्चा जैसे कोई इरादा ना करते हुए कुछ भी खेलते रहता है, वैसे राहुल गांधी 55-57 की उम्र में कर रहे हैं। अब इसको आप राजनीति बोलो, जो कुछ बोलना है बोलो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। एक आयन रैंड नाम की बड़ी विचारवंता अंग्रेजी लेखिका है, उसका एक कोट है। वो कहती है कि आप सच जो है वो नकार सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम नहीं नकार सकते, वो तो भुगतने पड़ते। और आज जो बिहार में हो रहा है वो बिल्कुल वही है जो आपने पिछले 4 महीने में सच को झुटलाने की कोशिश की, उसके परिणाम भुगत रहे। और आपको याद होगा कि जिस दिन वोटिंग खत्म हो गई और क्या बोलते एग्जिट पोल वगैरह आ गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तेजस्वी ने क्या बोला था कि हम तो 18 तारीख को शपथ विधि कर रहे हैं। यानी कितनी गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य ये लोग करते हैं, बकैती करते हैं। इसके परिणाम अगर 20 साल से आप और आपकी पार्टी भुगत रही है तो और कौन समझाएगा? भाऊ, एक बयान इनका बीच में आया था तेजस्वी का और मैं बड़ा चौंका था वो बयान सुन करके। हालांकि सबको पता है कि ये वंशवादी विरासत के की देन है। कोई नीचे से इन्होंने संघर्ष नहीं किया है। कोई जो एक राजनीतिक संस्कृति होती है या एक्चुअल में जो एक दूसरों को सम्मान देने की बात होती है, वो भावना दिखाई नहीं देती है। इन्होंने कहा था, हम बिहारी हैं, सबक सिखाना जानते हैं, बिहार को बिहारी ही चलाएंगे, गुजराती नहीं। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई गुजराती कह सकता है आज की तारीख में? क्योंकि तो वो ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि मैं तो राष्ट्र नीति कहूंगा उसको। प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का वाराणसी से आकर के चुनना, लड़ना, वाराणसी का भी कायाकल्प करना, दूसरे तमाम प्रदेशों का कायाकल्प करना, केवल गुजरात की चिंता थोड़ा करेंगे वो प्रधानमंत्री बन के। खुद बिहार को कैसे चमकाया है उन्होंने। तो इनकी बात आप समझ लो, इनका दिमाग कैसे चलता है समझ लो, तो ये ऐसी बकैती क्यों होती है आपको पता चलेगा। उनको लेना देना नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उस शब्द से, उस बकैती से जनमानस पर क्या परिणाम होता है, उसकी इनको परवाह ही नहीं है। वो सामने तालियां बजाने वाला जो मीडिया बैठता है उसको हेडलाइन देने में लगे रहते कि हाँ ये ने बोला, चलो। शायद ऐसी लाइनें या ऐसा जो वक्तव्य है वो मीडिया में से ही कोई उनको देता होगा कि भाई ये बोलो तो हेडलाइन बन सकती है। तो ये हेडलाइन बनाने में लगे। और मीडिया में मानता हूं
कि 5% से ज्यादा लोगों के पास, वोटर के पास पहुंचता नहीं पहुंचता है, तो उसका परिणाम आपको 5% में मिलेगा ना, 5% मिलेगा। लेकिन बाकी जो 95% पड़े हैं वो पूरे के पूरे खाली है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। उन्होंने तेजस्वी क्या बोला, राहुल क्या बोला, वो सुना तक नहीं है। वो हाँ, मोदी जी क्या कर रहे, नीतीश क्या कर रहे, लालू ने क्या किया था, उसके परिणाम हमने भुगते थे। उसमें पड़ी हुई जो जनता है वो 90% से ज्यादा वोटर है। अगर आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे नहीं, ना मीडिया में आएगा, ना उसकी आम जनता में चर्चा होगी, तो आपके बारे में लोग सोचे ही क्यों। हाँ, आज भी मुस्लिम हो या क्या बोलते हैं उनको, यादव हो, वो आपको वोट देने वाले हैं उस भरोसे पर आप पार्टी चला रहे हो पिछले 30 साल से, 35 साल से। तो आपको उस पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, बाकी के लोगों के पास आपको जाना ही नहीं है। और एक बात और मैं मानता हूं कि जो कुछ 2 लड़कियां उन्होंने, आरजेडी ने पेश की थी, एक कुछ कांचन यादव है और दूसरी प्रियंका भारती नाम की है, वो जिस ढंग की बकैती करती थी, मैं मानता हूं कि जो मिल सकते थे उसमें से भी कम से कम 10-15% उस 2 लड़कियों की बकवास से इनसे दूर गए। आम जनता, देखो आपको आम जनता का दिल जीतना है, दिल जीतना है। अगर आपको याद, देखो ये क्रिकेट की टीम मोदी से मिलने गई थी लड़कियों की, तो उसमें उन्होंने, वो हरमनप्रीत थी, उसको पूछा कि आखिरी बॉल पर मैच जीत लेने के बाद तुमने वो जेब में डालकर क्या किया, वो शर्मा गई। अब उसके जो इतने रिश्तेदार हैं, उन्होंने, मोदी जी उससे क्या बोल रहे हैं सुना है, देखा है, तो उनके दिमाग में देखो हमारी बच्ची पर प्रधानमंत्री का इतना ध्यान है, तो इस ढंग से वोट जोड़े जाते हैं। और ये लड़कियां जिस ढंग की बात लालू के बारे में या तेजस्वी के बारे में बोल रही थी, उससे वोट तोड़े जाते हैं, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता। देखो बहुत सारी बच्चियां आज इस देश में क्रिकेट या कोई वॉलीबॉल वगैरह खेलकर अपना नाम कमाना चाहती, ऐसे सब बच्चियों के माँ बाप जो थे वो भी हरमनप्रीत का वो प्रसंग देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या आएगा, देख बच्ची तू ऐसा कुछ कर कि प्रधानमंत्री तेरे पर ध्यान दे, ये बोलेंगे ना, उनके मन में मोदी के बारे में अच्छे विचार आ जाएंगे। क्या प्रवक्ता क्या होता है, प्रवक्ता वो होता है जो अपनी तरफ जनमानस खींच कर लाने की कोशिश करता है, अपनी विचारधारा है उसको बड़ा चढ़ाकर और अच्छे तरीके से पेश करता है, उसके बारे में अगर घृणा पैदा हो रही है वो धोने की कोशिश करता है। ये 2 लड़कियां मैं अलग अलग जगह पर सुन रहा था, तो मुझे अजीब लग रहा था, इनको वोट कटवा करके भेजा है क्या, किस लिए भेजा है, और जिस ढंग से बोलती थी, और वो कांग्रेस की सुप्रिया वगैरह जो कोई है, ये क्या, ये इसको प्रवक्ता बोलते हैं। मैंने एक वीडियो भी मराठी में बनाया कि सब बिहार जो है, बिहार के नतीजे सामने आने के बाद मैं एक बिन मांगा सलाह सब पार्टियों को दे दूंगा, भाई आपके प्रवक्ता कम करो, आपके कार्यकर्ता बढ़ाओ। कार्यकर्ता लोगों में जाता है, जनता में जाता है, अपने पार्टी के लिए वोट बनाता है, और इस ढंग के प्रवक्ता जो वोट आ सकते थे उनको काटता है। तो बिहार के नतीजों के बाद हर पार्टी को अगर कोई सीख लेनी है, सबक लेना है, तो ये पहला है कि हर पार्टी को अपने कम से कम 90% से ज्यादा प्रवक्ता निकाल देने चाहिए। ये प्रवक्ता है ही नहीं, ये भौंकने वाले कुत्ते तैयार कर दिए, एक दूसरे पर भौंकते, या तो एंकर पर भौंकते या दूसरी पार्टी के नाम से भौंकते, उससे उनकी पार्टी की कोई भलाई नहीं हो रही है। उससे अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता तैयार करो, उनको जनता के पास भेजो, जो अपनी पार्टी के लिए वोटर्स का बेस तैयार करे। ये मेरे लिए तो एक सबसे बड़ी बात ये कि बिहार चुनाव ने एक बात दिखाई
कि किसी भी पार्टी को प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। जिस ढंग के प्रवक्ता हम देख रहे हैं, एक दूसरे पर भोंकना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, बात साफ है। बस इतना करो। ये मेरे लिए, मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने, वोटर ने सब पार्टियों को दिया हुआ एक सबक है। क्योंकि आप देखिए, नीतीश का यानी जेडीयू का प्रवक्ता हो, चिराग का प्रवक्ता हो, या आपके बीजेपी का प्रवक्ता हो, वो बड़ी शालीनता से पेश आ रहे, अटैक भी कर रहे थे। भाषा की शालीनता थी। इससे दिल बिल्कुल। जीते जाते हैं, और जब आप दिल जीतते हो तो वही आगे चलकर वोट में कन्वर्ट होता है।